संसद के भीतर आप मुद्दों को उठा नहीं सकते हैं। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट इस देश के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान की व्याख्या कर नहीं पा रहा है, तो फिर रास्ता बचता क्या है? यह सवाल आज संविधान दिवस के मौके पर कोई भी कर सकता है कि संविधान में जो बातें दर्ज हैं और संविधान के आश्रय संसद चल रही है और संसद लोकतंत्र का मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर आप आम लोगों से जुड़े सवाल या इस देश के खास लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को आप उठा नहीं सकते हैं। आप इस देश के भीतर में जातीय संघर्ष या फिर जाति के अनुसार लोगों को हाशिए पर ले जाना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयास को लेकर मुद्दा आप उठा नहीं सकते हैं। इस देश में कॉरपोरेट के आश्रय नीतियां बनती चली जा रही है और कॉरपोरेट की लूट अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गूंज रही है। उसका करप्शन, उसका अपराधी होना, सब कुछ गूंज रहा है, लेकिन आप संसद में उठा नहीं सकते हैं। यहां तक कि धीरे धीरे राजनीति अपनी सत्ता को बचाने के लिए अगर राजनीतिक मुद्दों को खड़ा करती है और उन मुद्दों से अगर संविधान में लिखे हर धर्म की महत्ता को बराबर के तौर पर देखने की अगर कोशिश की गई, तो फिर उसकी गूंज भी संसद के भीतर नहीं हो सकती है। तो फिर संसद कहां पर है? इस देश के भीतर में संविधान के आश्रय सुप्रीम कोर्ट कहां पर खड़ा है? यह सवाल आज मौजूद है और इस सवाल के अक्स तले हो सकता है आपके जहन में इस बात का जिक्र हो कि अडानी शब्द पार्लियामेंट के भीतर नहीं बोला जा सकता है। बीते 3-4-5 दिनों से संभल में जो हो रहा है उसको लेकर कोई आवाज नहीं उठ सकती है, क्योंकि अदालत का निर्देश है और अदालत के निर्देश के हिसाब से ही पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। तो फिर उस आवाज पर क्यों जिक्र किया जाए जो उन बातों से हटकर अपनी बात, अपने हक की बात, अपने धर्म की बात रखना चाहते हो? वाकई इतना मुश्किल सवाल है या इतनी जटिल परिस्थितियां इस देश के भीतर है क्या? हमें लगता है आज कच्चा चिट्ठा खोलना चाहिए। अगर पार्लियामेंट के भीतर परिस्थिति नहीं बनेगी तो इस देश के भीतर जनता के बीच जाने से हटकर कोई रास्ता दूसरा बचता नहीं है। ध्यान दीजिए, राहुल गांधी ने न्याय यात्रा या कहें उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की, इसी मुद्दे को लेकर की कि उनकी बातों को कोई तरजीह भारत का मीडिया देता नहीं है, उनकी बात सामने आती नहीं है, तो क्यों नहीं जनता के बीच चले। और उसी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा यह कहकर निकाली गई कि न्याय की मांग अब लोगों के बीच जाकर करनी होगी। और इसी परिस्थिति में अगला कदम अब यह भी उठने जा रहा है कि ईवीएम को लेकर भी जनता के बीच जाकर बताना होगा हम चुनाव अब क्यों लड़ें। और शायद यही वो वजह है जहां पर दिल्ली से बहुत दूर नहीं, 2.5 घंटे की दूरी पर संभल है। और संभल में जिस तरीके से एक मस्जिद के सर्वे और सर्वे को लेकर अदालत का निर्देश और उस अदालत के निर्देश के बाद की परिस्थितियां जिस तरीके से उभर कर आई, वो अभी अगर संसद में नहीं उठेगी तो रास्ता क्या बचेगा? राहुल गांधी आज नहीं तो कल बतौर विपक्ष के नेता संभल पहुंच जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि वाकई संभल की परिस्थितियों का सच है क्या? क्योंकि जो रिपोर्ट निकल कर आती है वो रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर बतलाती है इस देश के भीतर में राजनीति का रास्ता भी धर्म की चौखट पर है और इस देश में न्यायपालिका का निर्णय भी धर्म की चौखट पर है। संविधान का जिक्र हमने यहां पर इसलिए नहीं किया क्योंकि इस दौर में कई अलग अलग धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद चल रहा है। उस विवाद के दायरे में अगर आप परखना शुरू कीजिएगा तो सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक लंबी कानूनी प्रक्रिया इस देश के भीतर चली और फिर वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन उस राम मंदिर के निर्माण को लेकर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब यह कहा कि अक्सर हमारे पास इस तरह के मामले होते हैं लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंच पाते हैं। अयोध्या विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजने की जरूरत है। जाहिर है चीफ जस्टिस इन बात का जिक्र कर रहे हैं तो उसके बाद सवाल यह भी होगा, बनारस में ज्ञान व्यापी मस्जिद, वहां पर मंदिर का दावा है, अदालत में यह विवाद पहुंचा है, मस्जिद परिसर का सर्वे भी हुआ और यह विवाद चल भी रहा है। मथुरा में शाही जामा मस्जिद और ईदगाह को लेकर भी अदालत तक मामला पहुंचा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने का दावा यहां पर किया गया है। कई और भी धार्मिक स्थल इस देश के भीतर हैं, लेकिन इन सब के साथ होते होते बात संभल के शाही जामा मस्जिद तक पहुंच गई। आज की तारीख में संभल का सच क्या है? संभल का सच यह है कि वहां पर 7 एफआईआर हुई है। जो सांसद हैं जाऊर रहमान बर्क
उनके पिता है ममलुकुर रहमान बर्क, जो वहां के एमएलए हैं नवाब इकबाल, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इससे हटकर भी तकरीबन 243 लोग और नामजद किए हैं। 2400 लोग अज्ञात तौर पर मुकदमा दर्ज है। और वहां के डीआईजी ये कहने से चूकते नहीं है, हमारा फोकस शांति व्यवस्था बहाल करने का है और उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू होंगी। इसीलिए महिलाएं खामोश हैं, पुरुष छोड़ चुके हैं संभल को, वो बाहर हैं, पता नहीं कब गिरफ्तारी किस रूप में हो जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को परखने की आज जरूरत इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर यह मामला उठेगा नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। राहुल गांधी संभल जाएंगे, संभल में जाकर वहां के लोगों से बातचीत करके अपनी बात को रखेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में यह बात नहीं आएगी। तो फिर वहां का सच या इस पूरी प्रक्रिया के भीतर की परिस्थितियां क्या कहती हैं, जरा इसको ध्यान से सुनिए। इसलिए सुनिए क्योंकि 20 तारीख को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी थी। 19 तारीख को संभल को लेकर अदालत में एक याचिका दायर की जाती है और कहा जाता है कि जामा मस्जिद में हरियर हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यह सर्वे होना चाहिए और 19 की शाम होते होते सर्वे की इजाजत मिल जाती है। लेकिन इस बात पर हम पूरी प्रक्रिया के साथ आए उससे पहले दो बातें साफ हो जाएं। दरअसल ये दावे प्रतिदावे के बीच इस दौर में जो 3 बड़े सवाल हैं वो है, इस दौर में संभल की जामा मस्जिद कैसे अदालत तक पहुंची, उस संभल की जामा मस्जिद का अतीत क्या है, और तीसरा सवाल, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में अगर धार्मिक स्थलों का जिक्र हो रहा है तो उन धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार का रवैया क्या है। हमें लगता है यहां पर इन बातों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मस्जिद, जिस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, वो भारत के पुरातत्व सर्वे की निगरानी में एक संरक्षित इमारत है और यह 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वे के तहत इस संरक्षित इमारत को रखा गया, यानी घोषित किया गया और इसको राष्ट्रीय महत्व की इमारत ऐलान कर दी गई। इससे पहले कुछ विवाद हुए होंगे, हुए भी, हम जानकारी आपको देंगे, लेकिन अदालत तक मामला नहीं पहुंचा। अब यहां से असल बात शुरू होती है कि 19 तारीख को जो अदालत तक मामला पहुंचा, उस प्रक्रिया के भीतर में शाम 5:30 बजे यानी सुबह मामला पहुंचता है। अब यह मामला लेकर कौन जाता है? यह मामला लेकर वही शख्स जाते हैं जो ज्ञानव्यापी में एडवोकेट की भूमिका में विष्णु शंकर जैन है। कई याचिकाकर्ता थे तो सबको एक साथ करके एडवोकेट विष्णु शंकर जैन संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मंगलवार को ही एक वाद दायर करते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता जो याचिका डाल रहा है वही अकेले होते हैं, दूसरे पक्ष का कोई वकील मौजूद नहीं होता है। शाम 5:30 बजे संभल की पुलिस मस्जिद की समिति से जुड़े जो एक एडवोकेट है जफर अली साहब, उनको जानकारी देती है कि आप मंदिर पहुंचिए, अदालत के आदेश पर सर्वे होना है। शाम 6 बजे, सूरज ढल रहा है, शाम 6 बजे सर्वे शुरू होता है। और जो याचिकाकर्ताओं में एक महंत ऋषिराज गिरी हैं, वो कहते हैं दरअसल इस मंदिर में, जिस जगह पर यह मस्जिद है, वहां पर मंदिर था, हरियर मंदिर था। और इस प्रक्रिया के बाद 13 तारीख को रिजल्ट आता है। महाराष्ट्र में बीजेपी जबरदस्त तरीके से जीत हासिल करती है और उसके बाद 24 तारीख को यह सर्वे पहुंचते हुए लोग पहुंचते हैं और उसके पीछे नारे लगाते हुए लोग भी पहुंचते हैं। यहां एक चीज जहन में हमने पुरातत्व विभाग